हे सुपर फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ऑलराइट, तो अगर तुम एक ट्रू सुपर हीरो फैन हो और एक मैन ऑफ कल्चर हो तो तुमने मोहित भाई की ये वाली वीडियो तो जरूर देख ली होगी, जिसमें उन्होंने कैंग द कॉन्करर और उसकी टेक्नोलॉजी का शैंग-ची की 10 रिंग से क्या रिलेशन हो सकता है ये बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी पोटेंशियल थ्योरीज अबाउट द डेथ ऑफ एंटमैन। ये रैंडम थ्योरीज नहीं होने वाली हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरी सेटअप करेंगी स्कॉट लैंग की डेथ को, एंड इन्हीं इवेंट्स के बीच में शैंग-ची वाली थ्योरी भी फिट होगी। और लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो अगर तुम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, और अगर नहीं देखोगे तो हो सकता है तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि जो कुछ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्पॉयलर्स हो सकते हैं, पर क्योंकि मूवी मैंने भी नहीं देखी तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मूवी में होने क्या वाला है। तो कमेंट्स में गाली वाली लिखकर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं मूवी की पोटेंशियल स्टोरी लाइन पर या बेसिक प्लॉट के ऊपर, और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा तो स्पॉयलर्स की चिंता मत करो। तो ट्रेलर देखने के बाद और बहुत सारे र्यूमर्स सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे जिनसे हमें इस मूवी की एक स्टोरी लाइन फॉर्म होते हुए दिख रही है। मूवी स्टार्ट होगी एक बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल टोन से, पर जब कैसी उस डिवाइस को यूज करेगी तब वहां से मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू होंगे। तो अगर तुमने ट्रेलर ध्यान से देखा और सुना होगा तो इस सीन में कैसी ये बोलती है कि हमने मिलकर इस डिवाइस को बनाया है, ना कि उसने अकेले ने। That's why we made this. तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये हम कौन है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उनमें से किसी ने कैसी की मदद करी है तो सॉरी, लेकिन तुम गलत हो। उसका रीजन ये है कि कैसी स्कॉट को ये डिवाइस पहली बार दिखा रही है एंड स्कॉट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देन जेनेट ऑलरेडी क्वांटम रियल्म के डेंजर से वेल अवेयर है, तो वो ऐसा एक्सट्रीमली डेंजरस डिवाइस कभी नहीं बनाएगी। एंड होप भी अपनी मदर को क्वांटम रियल्म में खो चुकी है एक बार, तो ऑब्वियसली वो भी इतना बड़ा रिस्क दोबारा नहीं ले सकती। तुम उनके चेहरों पर कंफ्यूजन भी देख सकते हो। एंड जहां तक बात है हैंक पिम की, तो अगर वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते तो वो जेनेट को तो जरूर बताते। प्लस अगर तुमने एंटमैन 1 अच्छे से देखी है तो तुम्हें ध्यान होगा कि जेनेट के जाने के बाद हैंक पिम अपने इन सभी इन्वेंशंस और इस पूरी टेक्नोलॉजी से कितनी ज्यादा दूरी बनाकर रख रहे थे। प्लस अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने कई सालों तक सीक्रेट भी रखा। वेल, यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि इस वी का मतलब हो सकता है कैसी और कैंग द कॉन्करर खुद। अब जैसा कि हमें पता है कि कैंग के लाखों करोड़ों अरबों वेरिएंट्स हैं जो मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा इविल हैं, पर इसका एक ऐसा वेरिएंट है जो एक्चुअली में एक सुपर हीरो होता है एंड दैट इज आयरन लैड। एंड कॉमिक्स में ये अपने वेरिएंट यानी कैंग द कॉन्करर को देखकर पॉजिटिव साइड पर आ जाता है और तब ये बनता है आयरन लैड। तो हो सकता है कि यहाँ हमें आयरन लैड का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिले, जहाँ ये कैसी की उस डिवाइस को बनाने में मदद करेगा। वेल, इससे आगे का पार्ट ट्रेलर से कंफर्म हो रहा है कि जब वो लोग इस डिवाइस को यूज करेंगे तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसका टोटली ऑपोजिट आउटकम निकलेगा। यानी उस डिवाइस से सिग्नल भेजने की जगह पर वो लोग खुद उस डिवाइस के थ्रू क्वांटम रियल में पहुंच जाएंगे, और नहीं, ये एक रैंडम एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मोहित भाई ने अपनी इस वीडियो में किया है। एंड उस थ्योरी के हिसाब से कैंग शैंग-ची की रिंग्स के सिग्नल रिसीव करना चाहता था, और जब इनके डिवाइस ने सिग्नल भेजा तो उसे थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी एंड उसने उन रिंग्स की जगह पर इन्हें क्वांटम रियल में खींच लिया। अब इस चीज को लेकर मेरी भी एक थ्योरी है जो मोहित भाई की थ्योरी से थोड़ी सिमिलर बट डिफरेंट है। तो अब हमें ये तो पता है कि ये कैंग क्वांटम रियल्म से बाहर नहीं जा पा रहा है एंड बाहर जाने के लिए इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, जिसके लिए वो एंटमैन से मदद भी मांगेगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ वो किसी दूसरे रियल्म या यूनिवर्स का सिग्नल चाहता था बस, और कुछ भी नहीं। और यहाँ ये रियल्म अर्थ होगा, यानी 1999 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड इसी वजह से उसने उन सिग्नल्स के थ्रू एक पोर्टल बनाने की कोशिश करी, जिससे वो तो बाहर नहीं आ पाया बल्कि ये लोग क्वांटम रियल में पहुंच गए। अब ये चीज एक्चुअली में क्या होगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट इवेंट है जब स्कॉट क्वांटम रियल में जाएगा, कैंग से मिलेगा एंड कैंग उसकी मदद मांगेगा तो वो उसकी मदद करने से मना कर देगा, जिसके बाद कैंग उससे ये डील करेगा कि अगर स्कॉट उसकी मदद करता है तो वो स्कॉट और उसकी फैमिली को उनके घर वापस पहुंचा देगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। पर जब स्कॉट इस डील को भी रिजेक्ट कर देगा तब कैंग उसे अपना असली इविल साइड दिखाएगा, जिसकी एक ग्लिम्स हमने ट्रेलर में भी देखी थी। एंड ये दिखाकर वो उसे मे भी बताना
दिखाना चाह रहा हो कि उसने स्कॉट के ही कितने सारे वेरिएंट्स को कितनी बार और कितनी अलग अलग तरह से मारा है। एंड अगर स्कॉट ने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा, जिसके बाद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कॉट ये हाइस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आता है एक और जरूरी सवाल कि आखिर ये हाइस्ट होगी किस चीज की। वेल, जहां तक बात है 10 रिंग्स चुराने की, तो नहीं, वो तो मुझे कहीं से भी कहीं तक पॉसिबल नहीं लगता। तो हो सकता है ये हाइस्ट एक ऐसे डिवाइस या टेक्नोलॉजी की हो जिससे कैंग क्वांटम रियल्म से एस्केप कर सके, एंड मे बी ये टेक्नोलॉजी या डिवाइस मोडॉक से रिलेटेड हो। और अगर येलो जैकेट ही मोडॉक बनता है तो ऑटोमेटिकली वो इस मूवी का विलन भी बन जाएगा, क्योंकि पहले तो उसके अंदर एंटमैन के लिए बहुत सारी ग्रजेस होंगी क्योंकि उसकी वजह से वो येलो जैकेट से मोडॉक बन गया, और ऊपर से जब एंटमैन उसका डिवाइस चुराएगा तब उसके अंदर की रेज डबल हो जाएगी। एंड यहाँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी आती है एंटमैन की डेथ की, क्योंकि मोडॉक मार्वल के ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक है एंड क्वांटम रियल में पहुंचकर उसको और भी नई नई पावर्स मिल गई होंगी, तो प्रोबेबली मोडॉक एंटमैन को इस मूवी में मार सकता है। बट लेट्स अज्यूम कि स्कॉट इस हाइस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है एंड वो डिवाइस कैंग को दे देता है, पर तब भी उसकी डेथ कैंग के हाथों हो सकती है। एंड ये डिस्कस करने से पहले अपनी इस स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हाइस्ट सक्सेसफुली हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि कैंग स्कॉट को बिट्रे कर दे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी स्कॉट अपनी डेथ के साथ साथ बहुत सारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि कैंग अब एमसीयू का नेक्स्ट बिग थ्रेट है एंड स्कॉट उसको अनलीश कर देगा मल्टीवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं वो हर एक रियलिटी को कॉन्कर करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कैंग जाएगा 10 रिंग्स को लेने, जिसकी हेल्प से वो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है एंड उसे रोकना और ज्यादा मुश्किल होगा। एंड यहाँ से हो सकता है शैंग-ची 2 की स्टोरी कंटिन्यू हो। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत फर्मली बोला था कि एंटमैन इस मूवी में मर जाएगा एंड उसकी डेथ से रिलेटेड एक स्टोरी लाइन भी हमने अभी अभी डिस्कस करी है, पर अब बारी आती है कुछ ऐसे प्रूफ्स की जो स्कॉट लैंग की इस मूवी में डेथ के चांसेस को बढ़ा देते हैं। और हाँ भाई, मैं भी नहीं चाहता कि स्कॉट लैंग मरे, क्योंकि आयरन मैन की डेथ पर जितना दुख हुआ था उतना ही दुख हमें इसकी डेथ पर भी होगा। इन प्रूफ्स को बताने से पहले मैं आपसे मार्वल के लास्ट बिग थ्रेट यानी थैनोस की जर्नी और उसके अपीयरेंसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बट पहले ये सोचो कि थैनोस की फर्स्ट अपीयरेंस हमें कब देखने को मिली थी? एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, राइट? तो देखो, किसी भी बड़े विलन को अगर थ्रू आउट सेवरल ईयर्स सेटअप करना हो तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट से हमें उसके हिंट्स और उसकी अपीयरेंसेस दिखाई जाती हैं, और इन इवेंट्स को हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। एंड एक विलन को सेटअप करने के लिए 3-4 टाइप्स के ट्रिगर पॉइंट्स यूज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट होता है हिंट्स और अपीयरेंसेस। एंड इसका प्राइम एग्जांपल हम एवेंजर्स 1, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मान सकते हैं, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दोनों मूवीज को ले सकते हैं, जहां हमें थैनोस से रिलेटेड बहुत सारे हिंट्स मिले थे और उसकी अपीयरेंस भी हमें इन मूवीज में दिखाई गई थी। और इन हिंट्स के थ्रू हमें ये फील करवाया जाता है कि ये जो कैरेक्टर है वो इस यूनिवर्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होने वाला है। देन सेकंड पॉइंट आता है रेज या डिस्ट्रक्शन, जिसका एग्जांपल थी इन्फिनिटी वॉर। यहाँ हमें दिखाया गया था कि थैनोस को अगर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है पूरे यूनिवर्स में। उसने सिर्फ एक स्टोन की मदद से आधे गार्डियंस को मार दिया था, थॉर को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और हल्क को तो इतनी बुरी तरह से पीटा था जिसके बाद ब्रूस कभी हल्क बन ही नहीं पाया। ये होता है रेज, जिसके बाद ऑडियंस में एक रिवेंज वाली फीलिंग आने लगती है और साथ ही साथ फियर ऑफ लूजिंग भी आता है। पर रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इससे नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट उस विलन को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस ट्रिगर पॉइंट इज डेथ ऑफ अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर। एंड अगर आपको याद हो तो थैनोस की स्टोरी में ये पॉइंट था लोकी की डेथ। जो कैरेक्टर 2 बार मरने के बाद जिंदा हो गया था, थैनोस ने फाइनली उसको मार दिया। एंड यहाँ से हम सबके मन में बस 2 सवाल थे कि अब एवेंजर्स इसको कैसे रोकेंगे, और अगर इसने सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लिए तब क्या होगा। ये पॉइंट किसी भी विलन को बैडएस विलन बनाने के लिए काफी है, एंड यहाँ से हमें ये एंटिसिपेशन हो जाती है कि ये कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देन कम्स द फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, एंड दैट इज व्हेन द विलन अचीव्स हिज फाइनल गोल। यहाँ हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हार जाते हैं एंड विलन जो चाहता था उसे फाइनली मिल जाता है, और हमें इस क्वेश्चन पर छोड़ दिया जाता है कि अब आगे क्या। मैं इस पॉइंट की ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं है फिलहाल। तो अब हम अगर इन सभी पॉइंट्स को सिंक कर दें कैंग के कैरेक्टर से तो हमें पता चलेगा कि मार्वल ने ऑलरेडी 2 ट्रिगर पॉइंट्स सेटअप कर दिए हैं। क्योंकि अगर तुमने लोकी सीजन 1 देखा है तो उसमें ही हू रिमेन्स ने क्लियरली ये बताया था कि उसको मारने के बाद उसके बाकी सभी वेरिएंट्स फ्री हो जाएंगे एंड कैंग द कॉन्करर इस यूनिवर्स के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। If you think I'm evil, well, just wait.
till you meet my variants. फिर जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है तब हम उसको भी रिग्रेट करते हुए देख सकते हैं। एंड लोकी को तो ऑलरेडी पता चल गया था कि ही हू रिमेन्स झूठ नहीं बोल रहा है। एंड इसकी एंडिंग प्रूफ करती है हमारी थ्योरी का सेकंड पॉइंट, विच इज फियर ऑफ लूजिंग। हम यहाँ देख सकते हैं कि लोकी एक ऐसे टीवीए में आ जाता है जहाँ का रूलर कैंग होता है, और मेरे हिसाब से ये इविल कैंग ही होगा जो कि मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को प्रून करने की जगह पर ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइंस कॉन्कर करने पर फोकस करता होगा। यहाँ लोकी के फेस पर फियर और कंफ्यूजन क्लियरली दिखती है। एंड अब कैंग को नेक्स्ट बिग बैड गाय बनाने के लिए किसी प्रोमिनेंट कैरेक्टर की डेथ होना जरूरी है। एंड सैडली ये कैरेक्टर शायद स्कॉट लैंग होने वाला है। और अब मैं आपको इस बात के बहुत सारे प्रूफ्स भी दूंगा, तो जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये एंटमैन 3 के सेट की पिक्चर्स हैं, जहां स्टंट टीम की टी शर्ट्स पर हमें एंटमैन का टूटा हुआ हेलमेट दिखता है। एंड उसकी रिफ्लेक्शन में कैंग है जो फुली अपने चार्ज अप वर्जन में है। बट इससे भी बड़ा प्रूफ आता है खुद कैंग द कॉन्करर के एक्टर यानी जॉनथन मेजर्स से। रिसेंटली वो जिमी किमेल लाइव शो पर आए थे एंड जब उनसे पूछा गया कि इस मूवी में एंटमैन का क्या होगा तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। No offense to Ant-Man, but Kang, if Kang is a Thanos, yeah, it's like squash, goodbye, keep going, right? Yeah, Ant-Man's dead. We'll see. Yeah. And this confirms that something bad is going to happen to our beloved Scott Lang. And अगर तुम ये reasons भी नहीं मानते हो तो तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ कॉमिक्स की दुनिया में। तो देखो, कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड, जिसमें एवेंजर्स की टीम टूट जाती है एंड अपने मेजर कैरेक्टर्स की भी डेथ होती है, लाइक हॉकाई एंड एंटमैन। और कॉमिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि इसके बाद ही फॉर्मेशन होती है यंग एवेंजर्स की। एंड ये टीम अपने सबसे पहले विलन को टेक डाउन करती है, और वो विलन कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। प्लस फेज 4 से अभी तक हम मार्वल के ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में एक यंग कैरेक्टर को देखते आए हैं, एंड ये सारे कैरेक्टर्स यंग एवेंजर्स का पार्ट होते हैं कॉमिक्स में। मोर ओवर फेज 6 की स्लेट में अभी इनफ स्पेस है जहां यंग एवेंजर्स की एक मूवी तो फिट हो ही सकती है, एंड इवेंचुअली ये सेटअप करेगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को। और तुम्हें याद होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आयरन लैड हमें इस मूवी में दिख सकता है, तो उस बात का प्रूफ भी यही थ्योरी है, क्योंकि आयरन लैड कैंग का ही वेरिएंट है और यंग एवेंजर्स का लीडर भी वही होता है। और उसके बिना आई डोंट थिंक मार्वल यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करेगा। और अगर तुमने क्वांटमेनिया का पोस्टर और ट्रेलर ध्यान से देखा है तो इसमें हम कैसी को भी एंटमैन जैसे सूट में देख सकते हैं। और एक र्यूमर ऐसा है कि कैसी इस मूवी में स्टैचर बनेगी। तो स्टैचर की कहानी भी एवेंजर्स डिसअसेंबल के बाद ही स्टार्ट होती है। जब स्कॉट मर जाता है तब कैसी स्टैचर बनती है और यंग एवेंजर्स के साथ मिलकर कैंग को टेक डाउन करती है। कॉमिक्स में कैसी और आयरन लैड का रोमांटिक रिलेशन भी होता है, सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस आयरन लैड। पर होप्स मत लगाना, एक बार लगाई थी और डिसअपॉइंटमेंट मिली थी। अब अगर तुम इससे भी ज्यादा ऑब्वियस रीजन जानना चाहते हो जो कि बहुत हद तक प्रैक्टिकल भी है और किसी थ्योरी पर बेस्ड भी नहीं है, तो तुम मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि वो रीजन मैं शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू बताऊंगा। और ये थी मेरी थ्योरी कि क्यों और कैसे एंटमैन इस मूवी में मर सकता है एंड क्यों उसकी डेथ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी ये मूवी बहुत सारी मिस्ट्रीज लेकर चल रही है, जैसे कि जेनेट ने ऐसा क्या इनकाउंटर किया था पिछले 30 सालों की क्वांटम रियल्म की जर्नी में जो कि उसने अभी तक हैंक पिम को भी नहीं बताया। एंड पूरे ट्रेलर में मोडॉक कहाँ है, हमें उसकी कोई भी डिटेल क्यों नहीं दी गई। मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड जेनेट का जो सीक्रेट है वो हो सकता है कैंग से नहीं बल्कि मोडॉक से रिलेटेड हो, जो क्वांटम रियल में जाकर वहाँ का किंग या बॉस बन चुका होगा। तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट थ्योरी पर। और अगर तुम वीडियो को शुरू से अभी तक देख रहे हो तो ये काइंड ऑफ एक बोनस है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये थ्योरी है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड। एक उड़ता उड़ता र्यूमर ये आ रहा है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में हमें फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन मिल सकता है, और नहीं, जॉन क्रांसिस्की रीड रिचर्ड्स नहीं बनेंगे। एंड इनका ओरिजिन कुछ ऐसे होगा कि ये साइंटिस्ट क्वांटम रियल में कैप्चर्ड होंगे और उनको वहीं से उनकी सुपर पावर्स मिलेंगी। एंड ये चीज भी रीजनेबल लगती है क्योंकि केविन फाइगी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर एक ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है। एंड एक र्यूमर ये भी है कि इसका विलन भी डॉक्टर डूम नहीं होगा बल्कि रामाटूट होगा, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट होता है एंड ये उसके वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेरिएंट्स में से एक है। तो जब इतने सारे कनेक्शंस हमें फैंटास्टिक फोर और कैंग के दिख रहे हैं तो उनका भी इस मूवी में अपीयर होना काफी सेंस बनाता है। एंड मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एमसीयू में फैंटास्टिक फोर के इंट्रोडक्शन के लिए। वेल, ये सारी थ्योरीज ही हैं, तो इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस
मत बढ़ा लेना अपनी। एंड आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। तुम्हें ये थ्योरीज कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ, और आई होप तुम्हारी भी कुछ ना कुछ थ्योरीज होंगी, तो वो सब भी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। और अगर तुम एंटमैन 3 के ट्रेलर से और ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लो, नहीं तो शी हल्क सीरीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रीजन है एंटमैन की डेथ को लेकर, जो कि मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा, तो उसके लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।